क्या हो अगर इंसान अपनी धरती को खो बैठे और उसे एक नई दुनिया की तलाश करनी पड़े? क्या हम ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह ढूंढ सकते हैं जो हमारे रहने लायक हो? और अगर मिल भी जाए तो क्या हर कोई उस नई दुनिया तक पहुंच पाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्म जिसमें है एक मिशन मानवता को बचाने का, जहां ऑक्सीजन की कमी, संसाधनों का अभाव और मनुष्यों के बीच होता हुआ धोखा इस मिशन को और भी खतरनाक बना देता है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस रोमांचक और भावुक सफर को, जहां दांव पर लगी है पूरी मानव जाति की उम्मीद। द लास्ट स्काउट। साल था 2062। इंसानी सभ्यता ने धरती से बहुत आगे निकलकर अंतरिक्ष में नए घर तलाशने शुरू कर दिए थे, ऐसे ग्रह जहां पर जिंदगियां दोबारा से बसाई जा सके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी मानवता को पीछे धकेल दिया। दुनिया की सभी बड़ी ताकतें आपस में भिड़ गई परमाणु हथियारों से, और सिर्फ 6 मिनट की उस भीषण जंग ने पूरी धरती को राख बना दिया। इंसान की बनाई हुई दुनिया खुद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लेकिन कुछ लोग इस तबाही से बच निकले। उन्होंने शरण ली एक खास अंतरिक्ष यान जिसका नाम था पेगासस। अब यही यान उनकी आखिरी उम्मीद था। वो इस विशाल ब्रह्मांड में भटक रहे थे, एक नई शुरुआत की तलाश में, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी को दोबारा मौका मिल सके। लेकिन ये रास्ता लंबा और अकेलापन भरा था, क्योंकि न सिर्फ वक्त उनके खिलाफ था, बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में और भी ऐसे यान थे जो अपने लोगों के साथ यही तलाश कर रहे थे। हर यान में कुछ इंसान थे, और हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या हम दोबारा जिंदा रह पाएंगे? फिल्म की शुरुआत होती है उस वक्त से जब धरती को खत्म हुए 6 साल बीत चुके हैं। पेगासस नाम का यह अंतरिक्ष अब भी ब्रह्मांड में भटक रहा है। पिछले 6 सालों में वो एक भी ऐसा ग्रह नहीं ढूंढ पाए हैं जहां जीवन मुमकिन हो। इस यान में कुल 8 लोग हैं। कैप्टन जॉन, इंजीनियर पीट, पायलट माइक, जेन, डॉक्टर एडवर्ड और मेडिकल स्टाफ गैरी। एक नर्स हेली भी है और एक मासूम बच्चा लीला वो अकेली बच्ची है जो परमाणु हमले से बची थी। अब वो बाकी बड़ों के साथ इसी यान में पल रही है। लीला की देखभाल कर रही है हेली, जो असल में उसकी माँ की बहन है। युद्ध में लीला के माता पिता मारे गए और अब वही उसका परिवार है। इन जैसे कई और यान ब्रह्मांड में छोड़े गए। हर यान के लोग अपने अपने तरीके से जीवन के योग्य ग्रह ढूंढ रहे हैं। तय ये हुआ था कि जो भी सबसे पहले ऐसा ग्रह ढूंढ पाएगा वो बाकी सबको सिग्नल भेजेगा। इन यानों में काफी उन्नत तकनीकें थी, पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की मशीनें, अपने खाने को उगाने की व्यवस्था। लेकिन एक बड़ी चुनौती अब भी बाकी थी, ऑक्सीजन और ईंधन। ये यान एंटी मैटर पर चलता था और वो सीमित मात्रा में था। अब कहानी में आगे हम माइक को देखते हैं, जो इस यान के एक हिस्से की मरम्मत कर रहा है। तभी वहाँ पर एक छोटा धमाका होता है, लेकिन माइक हालात को संभाल लेता है और बाद में वो अंदर लौट आता है। अंदर इंजीनियर पीट लीला को ब्रह्मांड और नए ग्रहों के बारे में बता रहा होता है। लीला पूछती है, क्या वहाँ पर भी समंदर होगा? पीट कुछ देर चुप रहता है, फिर वो कहता है कि शायद नहीं। सच कहूँ तो हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पर जिंदगी होगी भी या फिर नहीं। वो साफ कह देता है कि बाकी लोग चाहे जो कहें, लेकिन वो लीला से कभी झूठ नहीं बोलेगा। वहीं आगे हम गैरी को देखते हैं, जो मेडिकल रूम में छुप कर जाता है। वो एक दवा चुरा लेता है। असल में वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और दर्द से राहत पाने के लिए वो तय मात्रा में ज्यादा दवाइयां लेता है, मगर उसने अब तक ये राज किसी से नहीं बांटा है। दूसरी ओर उस दिन माइक का जन्मदिन भी होता है। जेन माइक के लिए एक छोटा सा केक बनाती है, जिससे माइक के चेहरे पर पहली बार एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस खालीपन भरे सफर में ये छोटी छोटी बातें ही उन्हें उम्मीद देती है। तभी एक और यान से संदेश आता है, लेकिन उस मैसेज को सिर्फ कैप्टन ही खोल सकता है। कैप्टन जॉन उस वक्त पीट के साथ यान की तकनीकी स्थिति पर चर्चा कर रहा होता है। एडवर्ड को गुस्सा आता है कि पीट इंजन की मरम्मत में ज्यादा वक्त ले रहा है, जिससे ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। अब कैप्टन भी इस बात से सहमत होते हैं। एडवर्ड के जाने के बाद पीट कैप्टन को बताता है कि इंजन अब अपनी क्षमता से दोगुना काम कर रहा है और ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला है। अगर वो जिस ग्रह की ओर जा रही है वो रहने लायक नहीं निकला तो उनके पास लौटने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। 7 साल की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद अब उनके पास बस किस्मत का सहारा है। कैप्टन जॉन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। इंजन और ईंधन की हालत सुनकर वो परेशान तो जरूर हुए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि क्रू के बाकी सदस्यों को इस तनाव से दूर रखा जाएगा। ये राज सिर्फ जॉन और इंजीनियर पीट के बीच ही सीमित रहेगा। स्पेसशिप पेगासस में एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी था, जो लगातार सारी जानकारी कैप्टन तक पहुंचा रहा था। एक दिन उसी एआई ने जॉन को बताया कि उसे यूटा नाम की एक स्काउटशिप से संदेश मिला है, एक ऐसा संदेश जिसे केवल कैप्टन ही देख सकते थे। जॉन की आंखें भर आई, क्योंकि ये संदेश किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का था।
यूटा नाम की वो स्काउट शिप अब एक ग्रह की कक्षा में फंसी हुई थी। वो लोग पहले ही जांच कर चुके थे कि वो ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है और दुर्भाग्य से उनका सारा ईंधन भी खत्म हो चुका था और अब वो वहीं ठहरने को मजबूर हो गए थे, सिर्फ ये उम्मीद लगाए हुए कि कोई और यान, कोई नया ग्रह खोज लेगा ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। जॉन की पत्नी अपने संदेश में कहती है, अब तुम्हारे पास ये मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी है क्योंकि तुम मानवता की आखिरी उम्मीद हो। इधर पेगासस में सभी लोग एक साथ खाना खा रहे थे। इसी दौरान माइक और एडवर्ड के बीच खाने को लेकर बहस हो जाती है, जिसे कैप्टन शांत करवाते हैं। जॉन सभी को बताता है कि उन्हें इंजन की मरम्मत करनी होगी, जिसके लिए इंजन को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा। तभी गैरी यूटा से आए उस संदेश के बारे में पूछता है। जॉन बिना कोई झूठ बोले सच बता देता है कि यूटा शिप जिस ग्रह पर पहुंची थी वहां पर जीवन की कोई संभावना नहीं मिली। वो शिप अब वहीं पर फंसी हुई है। ये खबर भले ही निराशाजनक हो, लेकिन हमारा मिशन अब भी जिंदा है। इस पर एडवर्ड चिढ़कर कहता है, हमने इस मिशन में अपने 7 साल झोंक दिए हैं और अगर हमें वापस लौटना पड़े तो हमें और 7 साल लगेंगे। काश मैं उस शिप पर होता जो बस 1 साल के मिशन पर निकला था। कैप्टन गंभीरता से जवाब देते हैं, जब तक हमारे पास एक मिशन है हमारे पास उम्मीद है और हाल ही आए स्कैन्स बताते हैं कि जिस ग्रह की ओर हम बढ़ रहे हैं वहाँ पर जीवन की संभावना है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैरी फिर से हेली के मेडिकल लॉकर से दवाइयां चुराता है। दर्द अब उसके लिए असहनीय होता जा रहा है। वही मासूम लीला हेली से पूछती है कि मेरे मम्मी पापा हमारे साथ क्यों नहीं है, क्या उन्होंने मुझको छोड़ दिया? हेली उसे प्यार से समझाती है, नहीं, उन्होंने तुमको छोड़ा नहीं है, उन्होंने तो अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई है। अगले दिन मिशन का सबसे अहम दिन होने वाला था। अब तक की सारी मेहनत उस एक फैसले पर टिकी हुई थी। कैप्टन बताता है कि कल वो लोग उस ग्रह की सतह पर एक प्रोब भेजेंगे। अगर उस प्रोब के नतीजे सही आए तो इनका मिशन कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर नतीजे इनके हित में नहीं आए तो उन्हें आगे बढ़ना होगा, यानी शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। सभी को सतर्क रहने का आदेश दिया जाता है क्योंकि अब वो अपने लक्ष्य के बेहद करीब थे। हेली जब गैरी का चेकअप कर रही होती है तो उसको पता चलता है कि गैरी चोरी से दवाइयां ले रहा है। हेली उसको चेतावनी देती है कि इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है, लेकिन गैरी टूट चुका है। वो बस कहता है, अब फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। उधर माइक और एडवर्ड के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। एडवर्ड नशे में होता है, जो इन हालात में बिल्कुल भी सही नहीं था। माइक गुस्से मुझसे कहता है, तुम खुद निराश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी भी उम्मीद छीन लो। एडवर्ड भड़क जाता है और चीख कर कहता है, इस यान पर सबसे अहम इंसान मैं हूँ, सिर्फ मैं ही उस प्रोब के डेटा को पढ़ सकता हूँ। अगर मैं न रहा तो तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि वो ग्रह रहने लायक है या फिर नहीं। तभी अचानक कंप्यूटर खतरे का संकेत देता है, कोड ऑरेंज। माइक फौरन कैप्टन को उठाता है। स्क्रीन पर एक नया जहाज नजर आता है। जैसे इसको स्कैन किया जाता है, सामने आता है कि ये कोई दोस्त नहीं बल्कि एक चीनी जहाज है। ये वही देश था जिससे परमाणु युद्ध हुआ था। ये यान अब दुश्मनों का हो सकता है। हैरानी की बात ये थी कि वो यान वहीं रुका हुआ था, ना कोई संदेश भेज रहा था, ना किसी संदेश का जवाब दे रहा था। सब कुछ रहस्यमय था और खतरा बहुत करीब। ये सब जानने के बाद माइक सवाल करता है कि ये लोग यहीं पर क्यों रुक गए हैं, जिस पर एडवर्ड अनुमान लगाता है कि शायद उन्होंने भी एक प्रोब भेजा होगा जिसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई होगी, या फिर हो सकता है कि वो मर चुके हों। लेकिन कैप्टन सबको शांत करते हुए कहता है कि जब तक हमें पक्की जानकारी ना मिल जाए हमें ऐसे नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद कैप्टन सभी को इस नए जहाज के बारे में जानकारी देती है। गैरी इस पर सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि उन चाइनीज लोगों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है ये कोई चाल हो और वो हम पर हमला करते। लेकिन बाकी लोगों का मानना था कि उस जहाज पर कोई जरूरी संसाधन मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। इस बहस के बीच जॉन कहता है कि हमारे पास धरती लौटने का विकल्प नहीं है क्योंकि एंटी मैटर की मात्रा काफी कम बची है, इसीलिए हमें उस जहाज तक जाना ही होगा। हो सकता है वहाँ से कुछ जरूरी सामग्री मिल जाए। ये सुनकर सभी तनाव में आ जाते, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो इस निर्णय पर मजबूर हो जाते। लगभग 1 घंटे में उनका जहाज उस चाइनीज जहाज के पास पहुंच जाता है। माइक, पीट और जॉन स्पेस सूट पहनकर उस जहाज के अंदर जाते, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नजर नहीं आता है। पूरे जहाज की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर हमला हुआ हो। सभी हैरान थे कि अगर हमला हुआ है तो कम से कम कुछ लाशें तो होनी चाहिए थी। जॉन और माइक जहाज का डेटा चेक करने लगते, जबकि पीट जनरेटर की तरफ चला जाता। सिस्टम के लॉक और संदेश चाइनीज भाषा में थे, इसलिए जॉन तय करता है कि इन्हें अपने जहाज पर भेजा जाए ताकि हेली, जो कि चाइनीज भाषा जानती है, उसका अनुवाद कर सके। इसी बीच पीट को महसूस होता है कि वो वहाँ पर अकेला नहीं है। किसी की आहट सुनकर वो भागकर माइक और जॉन के पास आता है। तीनों सतर्क हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बच्चा मिलता है। उसका नाम है जे।
जो बहुत कमजोर और डरा हुआ था। उन्हें देखते ही वो बेहोश हो जाता है। वो तय करते हैं कि वो उसको अपने जहाज पेगासस पर ले जाएंगे, लेकिन एयरलॉक अंदर से लॉक था। एडवर्ड ने उसको बंद कर दिया था। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता जो उस जहाज पर हुआ वो यहाँ पर दोबारा हो। जब तक सच का पता नहीं चलता तुम सभी वहीं रुको। कैप्टन गुस्से में उससे दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है, लेकिन एडवर्ड कहता है अब जब आप यहाँ पर नहीं है तो इस जहाज का कैप्टन मैं हूँ और मैं इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन तभी हेली उसे एक भारी चीज से मारकर बेहोश कर देती है और कैप्टन बच्चे को लेकर वापस आ जाता है। गैरी इससे भी नाराज था। वो कहता है कि ये दुश्मनों का बच्चा है और उसको यहाँ पर लाना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसी बीच पीट अभी भी उस चाइनीज जहाज पर था। उसे कुछ जरूरी सामान चाहिए था। माइक पहले ही निकल चुका था, लेकिन जब पीट लौट रहा होता है तो ब्रिज में एक जोरदार विस्फोट होता है और वो वहीं पर फंस जाता है। पेगासस भी कंट्रोल खो देता है और काफी दूर चला जाता है। एस्केप पॉड भी नहीं था, इसलिए पीट का वापस आना अब नामुमकिन लग रहा था। सब उसको याद करके दुखी हो जाते। आखिर वो पिछले 7 साल से इस जहाज की मरम्मत कर रहा था और उसी की वजह से सभी जिंदा थे। अपने अंतिम समय में पीट ने महत्वपूर्ण डेटा भेजा, जिससे ये पता चलता है कि अगर नया ग्रह रहने लायक हुआ तो कैसे सुरक्षित लैंड किया जाए। पीट की मौत के बाद गैरी सब पर भड़क जाता है। वो कहता कि मैंने पहले ही कहा था कि उन चाइनीज लोगों के झंझट पे मत पड़ो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब हमने अपना सबसे जरूरी आदमी खो दिया है। अब हम सब सिर्फ कंप्यूटर के सहारे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जे को होश आ गया था, लेकिन वो पूरी तरह डरा हुआ था। उसके हाथ में एक कैंची थी और वो किसी को पास नहीं आने दे रहा था। तब हेली, जो डॉक्टर थी और चाइनीज भी जानती थी, प्यार से उसको शांत करती है और गले लगाकर उसका भरोसा जीत लेती है। कैप्टन हेली से कहता है कि जे से पूछो कि उस जहाज पर क्या हुआ था और साथ ही में एडवर्ड पर भी नजर रखो। इसी दौरान लीला और जय के बीच दोस्ती होने लगती है। अब जब जॉन हेली से पूछता है तो वो कहती है कि मेरी चाइनीज भाषा उतनी अच्छी नहीं है, मैंने एआई की मदद ली। लेकिन जय उतनी बात नहीं करता है, उसने बहुत कम बताया। लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है, मगर वो बताना नहीं चाहता है। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि एस्केप पॉड तो 6 महीने पहले ही लॉन्च हो गया था और तब से ये बच्चा अकेला है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पॉड लॉन्च होने के बाद एयरलॉक 6 बार खोला गया, मगर कोई बाहर नहीं गया। हेली का मानना है कि शायद जे ने आने की कोशिश की थी, पर वो कर नहीं पाया। इसी बीच प्रॉप तैयार हो गया था और कैप्टन उसे नए ग्रह की तरफ भेजने का आदेश देती। कुछ देर बाद एडवर्ड उनको बताता है कि उनको एक चाइनीज प्रॉप भी मिला है, जो एस्केप पॉड लॉन्च होने से कुछ घंटे पहले भेजा गया था। उसकी जानकारी से ये पता चलता है कि सौरमंडल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ग्रह हैं और किसी एक पर तो जीवन संभव होगा। प्रॉप ने चाइनीज जहाज को कुछ सिग्नल भेजे थे, लेकिन वो सिग्नल उस जहाज तक नहीं पहुंचे। जब हमारा प्रॉप वहां पहुंचेगा तो हमें वो सिग्नल मिल सकते हैं। दूसरा ग्रह सूरज की ओर है और कुछ ही दिनों में वो वहां पर भी पहुंच जाएंगे। फिलहाल उन्हें इंतजार करना था, क्योंकि अगर ये दोनों ग्रह जीवन के लायक नहीं हुए तो सभी की मौत तय थी। रात को एडवर्ड माइक के पास जाता है और दोनों मिलकर एक फिल्म देखने लगते हैं। लेकिन फिल्म देखते देखते एडवर्ड की आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो देखता है कि माइक मरा पड़ा है, किसी ने उसका गला काट दिया था। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। चीख सुनकर कैप्टन और जैन वहां पर पहुंचते हैं। कैप्टन को एडवर्ड पर शक होता है, लेकिन एडवर्ड साफ कहता है कि ये सब उसने नहीं किया है। तभी शिप में अलार्म बजने लगता है। एआई बताता है कि इंजीनियरिंग रूम में कुछ गड़बड़ है। जब सभी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जय वहां पर मौजूद है। हेली से पूछती है कि क्या उसने माइक को मारा है, जिस पर जय कहता है मैंने कुछ नहीं किया। गैरी गुस्से में कहता है ये दुश्मन का बच्चा है, ये हमारी भी जान ले सकता है। जिस पर कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि जय पर नजर रखी जाए। अब अगले दिन जब कैप्टन रिपोर्ट देख रहे होते हैं, तभी अचानक एक चाइनीज आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी उसी दूसरे जहाज से चुपके से यहाँ पर आ गया था। वो कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैन वहाँ पहुंचकर उसको शूट कर देती है और कैप्टन की जान बच जाती है। इसके बाद कैप्टन जय को उस कमरे में बुलाते हैं जहाँ उस आदमी की लाश रखी गई थी। गैरी उस समय चाइनीज भाषा में जैसे बात करता है, जिसको देखकर कैप्टन और हेली चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि गैरी को चाइनीज आती है। गैरी बताता है कि जय ने कहा है कि इसी आदमी ने जहाज पर एक एक करके सभी को मारा और उन्हें एयरलॉक से बाहर फेंक दिया। यही वजह थी कि एयरलॉक 6 बार खोला गया था। ये सुनकर कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि जे को बांध दिया जाए। बाद में एडवर्ड सभी को बताता है कि उन्हें प्रॉप से कुछ डेटा मिला है, लेकिन वो अधूरा और अस्पष्ट है, इसलिए तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा ग्रह इंसानों के रहने लायक है और कौन सा नहीं। ऐसे में अब उन्हें खुद ही किसी ग्रह पर उतरकर पता लगाना होगा। टीम के कुछ सदस्य चाहते हैं कि वो दूसरे प्रॉप के आने का इंतजार करें,
जो दूसरे ग्रह पर भेजा गया था, लेकिन कैप्टन मना कर देते। वो बताते हैं कि 2 ऑक्सीजन टैंक पहले ही खराब हो चुके हैं और अब उनके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची है। ऐसे में अब और देरी करना उनके लिए सही नहीं होगा। आखिरकार सबको कैप्टन की बात माननी पड़ती है और वो लोग अपने जहाज को उस ग्रह की ओर ले जाते हैं, जहां लैंडिंग के दौरान कंप्यूटर उनको चेतावनी देता है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। इसके बाद जेन किसी तरह जहाज को सुरक्षित उतारने में सफल हो जाती है। जेन और एडवर्ड स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन ये देखकर निराश हो जाते हैं कि इस ग्रह का वातावरण इंसानों के रहने के अनुकूल नहीं है। अब उन्हें उस दूसरे प्रॉप से आने वाले डेटा का इंतजार करना पड़ेगा। वो फिर से अपने जहाज को स्पेस में ले जाते हैं। हालांकि टेक ऑफ के लिए बहुत कम ऊर्जा बची थी। इसी दौरान एक नाइट्रोजन पाइप भी फट जाता है। उसे ठीक करने के लिए एडवर्ड गैरी के कमरे में जाता है, जहाँ पर उसको एक खून से सना ब्लीड मिलता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद माइक की हत्या उस चाइनीज ने नहीं बल्कि गैरी ने की थी। हालांकि पहले वो पाइप जोड़ने चला जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को कुछ पाता उससे पहले गैरी उसको भी मार देता है। जिसके बाद गैरी जॉन के पास जाकर झूठ बोलता है कि जे ने एडवर्ड को मार डाला। जॉन बंदूक लेकर जे के पास जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि जे तो अभी भी बंधा हुआ है तो उसको सच्चाई का एहसास होता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि गैरी ने हेली की गली पर ब्लेड रखा हुआ है। गैरी चिल्लाता है कि उसने पहले ही कहा था कि चाइनीज लोगों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। अब तो हालात ये है कि जहाज का एंटी मैटर भी बहुत कम बचा है, जहाँ पर अब हेली कैप्टन से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और बच्चों को बचाओ। इसलिए कैप्टन तेजी से बच्चों को एस्केप पोड में बैठाकर दूसरे ग्रह की ओर रवाना कर देता है। इधर जेन और गैरी के बीच लड़ाई होती है और गैरी उसका भी गला काटकर उसको मार देता है। पॉड लॉन्च होती है। गैरी को लगता है कि कैप्टन बच्चों के साथ भाग गया। वो चाइनीज कैप्टन का आखिरी संदेश सुनता है, जिसमें बताया गया है कि वो लोग भी ऊर्जा खत्म होने की कगार पर थे और तभी उनके दल का एक सदस्य पागल हो गया था, जिसने सभी को मार डाला था। सिर्फ वो बच्चा बचा जो जहाज में छिपा रहा। तभी कंप्यूटर बताता है कि चाइनीज प्रॉप से सिग्नल मिलने लगे हैं। इसी दौरान गैरी और जॉन के बीच टकराव होता है और कैप्टन गैरी को गोली मार देते हैं। इससे जहाज में एक छेद हो जाता है और प्रेशर तेजी से गिरने लगता है। दूसरी ओर जिस पॉड में बच्चे भेजे गए थे वो सुरक्षित लैंड कर जाता है। बच्चे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो ग्रह बहुत ही सुंदर, हरा भरा और पृथ्वी जैसा है। वहाँ चाइनीज कैप्टन भी मौजूद होता है और जे भागकर उसके गले लग जाता है, क्योंकि वो उसका पिता था। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं। अब इसी बीच पेगासस में कैप्टन और हेली को एक कठिन फैसला लेना होता है। उनके पास ऊर्जा बहुत कम थी, या तो वो खुद उस ग्रह पर लैंड कर सकते थे या एक और प्रॉप को बाकी स्काउट जहाजों की दिशा में भेज सकते थे, ताकि मानव जाति के लिए एक सुरक्षित ग्रह की पुष्टि हो सके। दोनों अपनी बलिदानी भूमिका स्वीकार करते हैं और प्रॉप को भेजने का फैसला करते हैं। एंड में हम पेगासस को उस ग्रह पर गिरते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म की कहानी, जहां इंसान ने सिर्फ एक नए ग्रह की तलाश नहीं की, बल्कि इंसानियत, बलिदान और भरोसे की असली कीमत भी समझी। एक और कुछ लोग खुद को कुर्बान कर जाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक नया जीवन मिल सके, तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने डर और नफरत में डूबकर सब कुछ तबाह कर देते हैं। ये फिल्म हमको सिखाती है कि किसी भी मिशन की सबसे बड़ी ताकत न टेक्नोलॉजी होती है, न प्लानिंग, बल्कि होती है इंसानियत। वेल, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन।